गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं सर। प्रोस्पेक्टस, सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टस के अंदर सेक्शन का रेंज क्या है? 23 से लेकर 38 तक, ये पूरा रेंज है। अब इसमें ना 23 से लेकर 33 प्रोस्पेक्टस है और 34 से 38 पनिशमेंट है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी क्लास। ये सब तो इंट्रोडक्शन रेफरेंस है, यहाँ से टॉपिक चालू होता है। दो रेगुलेशंस का नाम याद रखना। कोई भी कंपनी लिस्टिंग के पहले सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन फॉलो करेगी और लिस्टिंग के बाद हमेशा जब तक वो लिस्टेड है तब तक सेबी एलओडीआर रेगुलेशन फॉलो करेगी। अपने सिलेबस में एलओडीआर का नाम ज़्यादा नहीं आता, ज़्यादा नाम किसका आता है? इसका। तो कोई भी कंपनी अगर पब्लिक इशू करना चाहती है तो उसको कौन सा रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा? सेबी ब्रैकेट में आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। नाउ सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर का नाम क्या? प्रोस्पेक्टस। तो डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 2 का 70। ठीक है, एकदम सिंपल, 4 बातें हैं। ये एक्चुअली ना ये पूरा एक सिंगल पैराग्राफ होता है जिसको मैंने तोड़ के 4 बातें लिखी है याद करने के लिए। तो सोचो जरा। प्रोस्पेक्टस मीन्स नंबर 1, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, नाचोस, नाचोस का फुल फॉर्म नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज। हो गया डेफिनेशन। फिर अपना क्या नेक्स्ट? सेक्शन नंबर 2 का 81, दैट इज डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। अब इसमें बोला सिक्योरिटीज का वही डेफिनेशन होगा जो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज H ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से डेफिनेशन क्या है? ये है सर। तो बताओ सिक्योरिटीज में क्या क्या है, रिवाइज करते हैं। नंबर 1, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। नंबर 2, डेरिवेटिव्स। गिव मी एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव। सर फ्यूचर एंड ऑप्शन। आजकल तो तुम दिन में यूट्यूब में सुनते रहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है? डेरिवेटिव्स। 3 नंबर क्या है? यूनिट ऑफ CIS। CIS का फुल फॉर्म कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है। 5 नंबर क्या है? यूनिट्स ऑफ MF, म्यूचुअल फंड। लेकिन फिर देखो यूलिप लिख के काटा हुआ है ना। एनी यूनिट्स जहां पे आपको इंश्योरेंस का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल रहा है वो सिक्योरिटीज में काउंट नहीं होगा। यूलिप का फुल फॉर्म क्या है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो यूलिप में तो इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस का कंबाइंड फीचर है ना, तो वो सिक्योरिटीज माना नहीं जाएगा। तो यहाँ देखो यूलिप लिख के काटा हुआ है। 4 नंबर पढ़ो क्या लिखा है? सिक्योरिटी रिसिट्स इशूड अंडर विच लॉ? सरफेसी एक्ट। 6 नंबर, जिसकी वजह से अमेरिका में भूचाल आया था 2008 में रिसेशन का, MBS फुल फॉर्म मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, इनको और एक नाम याद कर लो, लाल रंग में क्या बोलते हैं? मॉर्गेज डेट इंस्ट्रूमेंट्स। 7 नंबर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। 8 नंबर अदर नोटिफाइड इंस्ट्रूमेंट। 9 नंबर अगर आपका सिक्योरिटीज में कोई हक है तो वो भी अपने आप में क्या है? सिक्योरिटीज। राइट्स एंड सिक्योरिटीज ऑल्सो सिक्योरिटीज। ठीक है, डेफिनेशन हो गए। अभी हमारे सामने पहला सेक्शन है। मैं एक बात बता देता हूँ, जब कभी तुम ये चैप्टर रिवाइज करने बैठोगे भविष्य में, तुम पाओगे कि इसका शुरू का जो पोर्शन है ना वो थोड़ा टफ है और बाद का जो पोर्शन है वो इजी है। तो शुरू के टफ पोर्शन को देख के ना डर ना जाना कि नहीं ये तो चैप्टर ही हार्ड है, हमसे नहीं होगा। अरे बाद में इजी है। शुरू में ये आ जाता है, डेफिनेशन याद करो प्रोस्पेक्टस का, सिक्योरिटी का। फिर ये जो शुरू के जो सेक्शन है ना 23, 24, 25, ये थोड़े भारी लगते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार ये गुजर जाएगा ना तब तुम देखोगे कि चैप्टर संभल में आ रहा है, ईजी है। ठीक है, एडवांस से बोल रहा हूँ कि अभी जो आने वाला हाफ एन आवर होने वाला है, हाफ एन आवर वो थोड़ा तगड़ा है। उसके बाद देखोगे सिंपल है। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन नंबर 23 का नाम क्या है? पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। पॉइंट नंबर 1, एक पब्लिक कंपनी कैसे इशू कर सकती है? सर सब तरह से। पब्लिक कंपनी तो पब्लिक ऑफर भी कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, राइट बोनस भी कर सकती है। नंबर 2, एक प्राइवेट कंपनी, सर प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती, उनके डेफिनेशन में ही मना है। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन होता है सेक्शन नंबर 2 का 68, जिसमें 3 रिस्ट्रिक्शन होते हैं। एक होता है कि आप पब्लिक ऑफर कर ही नहीं सकते, तो ये क्या कर सकता है? प्राइवेट प्लेसमेंट एंड बोनस या राइट्स इशू। फिर 3 नंबर क्या है? फॉरेन लिस्टिंग। भारत सरकार ये अमेंडमेंट तो लाई है पर अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अमेंडमेंट क्या है कि गवर्नमेंट विल अलाउ सच क्लास ऑफ कंपनीज टू इशू सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्विंग एनी बैंक। आज तो क्या हो रहा है
कि इंडिया की कोई कंपनी विदेश में अगर जाके इशू करेगी तो क्या इशू करेगी, जीडीआर, और उसमें दो बैंक चाहिए कि नहीं चाहिए, एक डोमेस्टिक बैंक है एक फॉरेन बैंक। बोला बिना बैंक के डायरेक्ट लिस्टिंग आप करा सकते हो, ऐसा हम लोग नोटिफाई कर देंगे। किया नहीं है, पर पता तो होना चाहिए ना अमेंडमेंट ऐसा, तो भविष्य में होगा ऐसा। 4 नंबर, ऐसी जो कंपनियां रहेंगी जो विदेश में डायरेक्ट लिस्टिंग करेंगी उनके ऊपर प्रोस्पेक्टस चैप्टर, शेयर कैपिटल चैप्टर और कुछ कुछ सेक्शंस अप्लाई नहीं करेंगे, उनके लिए अलग नियम आएंगे। तो उनको कंपनी लॉ के ये चैप्टर से एग्जम्पशन है। एक्सप्लेनेशन, पब्लिक ऑफर के अंदर क्या क्या आता है, आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस। ओएफएस का मतलब ऑफर फॉर सेल, वेरी गुड। सेक्शन नंबर 24, हाथ का लिखा हुआ पढ़ो ब्लू कलर में, सेबी लॉ ओवरराइड्स कंपनी लॉ इन ऑल मैटर्स की 2 मैटर्स। सर व्हाट आर दोस 2 मैटर्स, दिख रहा है? इन 2 मैटर्स में सेबी लॉ ओवरराइड्स कंपनी लॉ, नॉट इन ऑल मैटर्स, इन 2 मैटर में। ये एमसीक्यू टाइप में आ सकता है। अब क्या, सेक्शन नंबर 25, सर क्या नाम लिखा है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अच्छा, इसको बगल में देखो मैंने क्या लिखा है, याद रखना जिस भी टॉपिक या सेक्शन में मैंने कॉपी नोट्स दिए हैं पक्का पक्का गो टू कॉपी, क्योंकि इससे एकदम तड़ाक से समझ में आएगा और रिदम आ जाएगा। ये देखो है ना तुम्हारे पास से, जिस चीज़ में मैं कॉपी लिखा हूँ वो अति आवश्यक है। मतलब कॉपी में जाओगे सटाक से क्लियर होगा, फिर पढ़ो ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते हैं सेक्शन 25, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। एक पब्लिक कंपनी है, जनता को इशू करना चाहती है पर कर नहीं रही है, उल्टे क्या कर रही है, पहले बीच वाले किसी को दे रही है। बीच वाला मतलब अलॉटी, अलॉटी मतलब जिसको शेयर अलॉट किया गया ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, और फिर वो जनता को बेचेगा। ठीक है, जैसे देखो क्या हुआ है, लुक एट द डायग्राम। डायग्राम सबको बोर्ड पे दिख रहा है, एक बार अपने आप पढ़ो 30 सेकेंड्स। ठीक है, कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे सिक्योरिटीज किसको दिया, बैंक्स, ब्रोकर्स, अदर पर्सन, लेट्स कॉल देम, डिब्बे के ऊपर क्या लिखा है, अलॉटी। अब वो लोग जाके जनता में एक ऑफर डॉक्यूमेंट निकाल के बेच रहे हैं, तो जनता को सिक्योरिटी इशू करेंगे, पैसा लेंगे और कंपनी को देंगे। ये आप इनडायरेक्टली पब्लिक ऑफर कर रहे हो ना, आपका मन तो वही था पब्लिक ऑफर करने का, पर आप इनडायरेक्टली कर रहे हो, डायरेक्टली नहीं करके। तो कानून भी स्मार्ट है, कानून बोलता है एनी ऑफर डॉक्यूमेंट थ्रू विच सच ऑफर इज मेड टू द पब्लिक शैल बी डीम्ड एज अ प्रोस्पेक्टस, और उसमें प्रोस्पेक्टस के सारे नियम अप्लाई हो जाएंगे। हाइलाइटर डेफिनेशन है, पढ़ो। जोर से, हाँ मतलब 500 का मतलब जैसे 1000 करोड़ का हम इशू किए तो बैंक वाले ने मेरे को 200-400 करोड़ दिया, बैलेंस बाद में देगा। ये ब्राउन कलर पढ़ा क्या? तुम बताओ डीम्ड प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन। यही वाला है ब्राउन कलर, इसको अपने लैंग्वेज में बोलो। बहुत बढ़िया। हाँ, इतना धीरे बोल रहा, सुन नहीं पा रहा हूँ। अरे अपने लैंग्वेज में बोलना, इसमें रट्टा क्या करना है। वेर अ कंपनी, डायग्राम को इमेजिन कर, वेर अ कंपनी अलॉट्स सिक्योरिटीज with a view or with an intention that all or any of such securities shall be offered to public for sale, then any offer document through which such sale is made to public shall be deemed as prospectus. ये तो भाषा तो बनानी पड़ेगी ना। देखो, इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, आई एम टेलिंग यू। जो लोग इंग्लिश में नहीं बना पाते वो हिंदी में भी एक्चुअली नहीं बना पाते भाषा। ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड होता है ना, वो अभ्यास से ही आएगा, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। समझ रहे हो? इट्स नॉट अबाउट हिंदी, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश। सेंटेंस बना लोगे तो आराम से बोल भी पाओगे, एग्जाम में जाके लिख भी पाओगे। सेंटेंस बनाना आना चाहिए। अच्छा, एक दिक्कत क्या होती है, मैं तुम्हारा सॉल्यूशन कर देता हूँ। एक दिक्कत होती है कि नॉर्मली जब आप लोग डेफिनेशन बोलते हो तो डेफिनेशन तो एक सिंगल लाइन का होता है और लंबा लाइन होता है।
बस वो लंबा लाइन बोलने के चक्कर में हमसे गड़बड़ हो रहा है, हम लंबा लाइन बोल नहीं पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं टुकड़ों में। टुकड़ों में बोलो, टुकड़ों में बोलो, फुल स्टॉप डाल के कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन के डेफिनेशन को अगर तुमने तोड़ ताड़ के 3-4 लाइन बना दिया कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। तुम बात तो समझते हो, तुम बोलते हो अ कंपनी हैज अलॉटेड सिक्योरिटीज, those securities will be offered to public for sale by the allotee. Any offer document through which the allotee offers it for sale to public is a deemed prospectus. यही तो बात तुम एक सांस में नहीं बोले, तुम 3 सेंटेंस बना दिए, बना दो कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट को लॉन्ग सेंटेंस फ्रेम करने में दिक्कत होती है, शॉर्ट सेंटेंस स्टूडेंट फ्रेम कर लेता है, तो डू दैट, नो हो जाएगा याद। अपने को परमानेंट याद करना है, ये नहीं कि शॉर्ट में एक बार आज बोल लिए फिर कल वापस भूल जाएंगे, ऐसे तो फिर जीवन भर चलता रहेगा। रिवीजन का मतलब क्या है कि आज मेमोराइज कर रहे हैं, आज समझाने का काम नहीं होना चाहिए ना, आज अपना फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, मेमोराइज की याद कैसे रखें। इधर आपको कैसे पता चलेगा कि वो एक पब्लिक ऑफर है? सर 3-4 हिंट है। नंबर 1 हिंट है, अलॉटी को जब कंपनी ने प्राइवेट प्लेस में शेयर अलॉट किया वो 6 महीने में बेचने खड़ा हो गया, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है। दूसरा, अभी तक अलॉटी ने कंपनी को पूरा पैसा नहीं दिया है। एक बड़ा सुंदर केस है सेबी वर्सेस कुन्नम कूलम पेपर मिल्स। यहाँ पे ये एक स्पेशल केस है कि अगर कंपनी ने राइट इशू अनाउंस किया था एंड मोर देन 50 मेंबर्स ने राइट्स को अनाउंस कर दिया तो फिर वो पब्लिक इशू माना जाएगा। याद रखना, इस ज्ञान को जनरल ज्ञान मत समझना, ये एक स्पेशल केस है, ट्रीट इट लाइक अ स्पेशल केस। ओके, ये जनरल ज्ञान नहीं है कि जब भी राइट शेयर्स में अगर 50 लोगों को आप अनाउंस कर दो तो पब्लिक इशू, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है। क्वेश्चन जब आएगा तो तुम समझ जाओगे कि हाँ एग्जाम में ये वाला पूछ रहे हैं तो ये आंसर लिखना है कि हाँ इट विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक इशू। नाउ इफेक्ट ऑफ डीम्ड पब्लिक इशू, पब्लिक डीम्ड प्रोस्पेक्टस जो होता है ना, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, उसमें जो ऑफर डॉक्यूमेंट बढ़ते हैं उसमें सेक्शन 26 जो प्रोस्पेक्टस का मेन सेक्शन है जिसमें जो कंटेंट्स दिया है, सेक्शन 26 तो अप्लाई करेगा ही। मतलब आपकी उस ऑफर लेटर में, ये ऑफर लेटर क्या है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, इस ऑफर लेटर में हर वो कंटेंट जो सेक्शन 26 प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए वो तो होगा ही होगा, प्लस 3 और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगा। ये हाथ का पढ़ो क्या लिखा है, तो ये तो होगा ही, साथ में क्या होगा, 3 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सर वो 3 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, ग्रीन कलर। अब तक कंपनी को अलॉटी से टोटल कितना पैसा मिल चुका और कितना और मिलने वाला है। नंबर 2, कंपनी और अलॉटी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉपी कहां पर जाके चेक कर सकते हैं। एंड नंबर 3, द पर्सन्स हु हैव मेड दैट ऑफर विल बी डीम्ड एज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, क्लियर। अगले पेज में आ जाओ। साइनिंग ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट कौन साइन करेगा? ऊपर देखो मैंने डायग्राम बनाया, जहां तुम्हें तकलीफ होगी समझने में वहीं पे तुम देखोगे मेरा कुछ बनाया हुआ रहेगा जिससे तुम्हारा काम इजी हो जाए, तुम तकलीफ में नहीं आओगे। ठीक है, इधर देखो, साइनिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट कौन साइन करेगा? सर अलॉटी, अलॉटी साइन करेगा ना, वही तो ऑफर निकाल रहा है। अलॉटी कौन है? बैंक, ब्रोकर वगैरह। तो अलॉटी अगर एक पार्टनरशिप फर्म है तब कितने पार्टनर साइन करेंगे? एटलीस्ट हाफ ऑफ द पार्टनर्स। एंड इफ द अलॉटी इज अ कंपनी देन कम से कम कितने डायरेक्टर साइन करेंगे? वेरी गुड, यही तो एमसीक्यू में आएगा और क्या है। अब ये देखो, ये बड़ा सा डब्बा दिख रहा होगा तुमको, 1.5 पेज का, 1 पेज का। अरे सर इस डब्बे में 2 सवाल हैं, बस 2 सवाल हैं और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, व्हाट इज पब्लिक? पब्लिक का मतलब प्रमोटर गैंग को छोड़ के जो भी है सब पब्लिक। जैसे रिलायंस है, रिलायंस में प्रमोटर ग्रुप कौन है? मुकेश अंबानी एंड ऑल दैट, उसको छोड़ के जो भी है सब क्या है? पब्लिक है। फिर पॉइंट नंबर 2, क्या पब्लिक का मतलब पब्लिक एट लार्ज होता है? नहीं सर, पब्लिक मतलब एनी सेक्शन ऑफ द पब्लिक। जैसे मान लो हमारी कंपनी ने पब्लिक ऑफर किया सिर्फ राजस्थान में, तो राजस्थान के लोग पब्लिक नहीं है क्या? जरूरी है कि पूरा भारत होना चाहिए? समझ रहे हो? मैंने कोई पब्लिक ऑफर किया सिर्फ सीए स्टूडेंट्स को, तो भाई सीए स्टूडेंट्स एक सेक्शन ऑफ द पब्लिक है, पर वो भी तो पब्लिक है ना। तो पब्लिक डज नॉट मीन ऑल पब्लिक, अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक इज ऑल्सो पब्लिक। इसके ऊपर देखो एक फेमस केस है, 2 केस लॉस पढ़ाऊंगा, इधर वो साउथ ऑफ, देखो यार साउथ दिख रहा है कि नहीं, ब्लू डब्बा, साउथ ऑफ इंग्लैंड, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। इनका केस क्या था?
इन्होंने पब्लिक ऑफर के नाम पे ना, पब्लिक ऑफर करने के बजाय पेट्रोल की जितनी भी कंपनीज हैं उनके जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, 3000 लोग, उनको एक ऑफर लेटर बांट दिया, उस पर लिख दिया फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन ओनली। तो क्या ये प्रोस्पेक्टस माना जाएगा? क्या वो लोग पब्लिक माने जाएंगे कि नहीं? एक एक करके बात करते हैं। पहली बात तो सर 3000 लोगों को आपने ऑफर किया है, सच अ सिग्निफिकेंट साइज इज पब्लिक, नंबर वन। नंबर टू, वो जो 3000 लोग के प्रमोटर के कुछ लगते हैं क्या? तो फिर वो क्या है? जो प्रमोटर का कुछ नहीं लगता वो पब्लिक, समझ रहे हो? तो वो 3000 लोग पब्लिक माने जाएंगे। तो उनको जो आपने ये चिट्ठी बांटी है ना ऑफर, भले ही आप उस पर लिख दो फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन, इट विल बी डीम्ड एज प्रोस्पेक्टस। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, मैं अपनी किताब पे लिख दूं फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन, पर मैं उसको बाजार में बेच रहा हूं, तो काहे का प्राइवेट सर्कुलेशन? खाली मुंह पे बोलने के लिए प्राइवेट सर्कुलेशन, पर बांट तो पूरे गांव में रहे, तब काहे का वो प्राइवेट है? फिर तो वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। मेरा लॉजिक फिर से सुन लो, 3000 लोगों को आपने बांटा है, ठीक है, वो पब्लिक है कि नहीं? नंबर वन सर, सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द पब्लिक है कि नहीं वो 3000? एंड सेकंड, आर दे रिलेटेड टू प्रमोटर्स? देन बाय डिफॉल्ट दे आर व्हाट? पब्लिक। सिंपल सा बात है एकदम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला तुम जोर से पढ़ेगा, पढ़ दे यार। मतलब अगर हम किसी बस एक सिंगल व्यक्ति को कम्युनिकेट करें, एक सिंगल व्यक्ति को, तो क्या वो पब्लिक माना जाएगा? नैश वर्सेस लिंड का केस है, नीचे नाम याद करो, देख रहे हो? तो नैश वर्सेस लिंड। अभी ध्यान से बात को समझो। इन्होंने बोला देखो, पब्लिक कहलाने के लिए कुछ तो पब्लिसिटी होना चाहिए, पब्लिक कहलाने के लिए कुछ तो पब्लिसिटी होना चाहिए, और पब्लिक का मतलब कम से कम 2 लोग। तो एक जन को आप दोगे तो वो किसी भी हालत में पब्लिक नहीं है। वो सिंगल कम्युनिकेशन टू अ प्राइवेट पर्सन, दैट्स नॉट अ पब्लिक इशू, दैट्स नॉट अ प्रोस्पेक्टस। ये है नैश वर्सेस लिंड का केस। बस यही 2 सवाल है और कुछ नहीं, ये 2 सवाल है। आगे आ जाओ, सेक्शन नंबर 26, ऊपर पढ़ो क्या लिखा है। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या लिखा होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस को लेके मेजॉरिटी ज्ञान इसी सेक्शन में दिया है। पलट के देखो, 2 पेज का होगा। सही है कि नहीं है? ठीक है, पढ़ें। सबसे पहली बात मेरे को बताओ, प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए? सर वेरी इजी, डिर प्लस डॉक। डिर का फुल फॉर्म डेटेड, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय सेबी रेगुलेशन, रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड बाय सेबी रेगुलेशन, सेबी आईसीडी रेगुलेशन 2018। डॉक का मतलब डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, कि हम कंपनी लॉ, सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट सारा लॉ फॉलो कर रहे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। प्रोस्पेक्टस कब कब नहीं चाहिए? सर इजी इजी। नंबर 1, जब आप अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही ऑफर करते हो, राइट शेयर, बोनस शेयर, तब प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए। पढ़ो नंबर 1, जोर से पढ़ोगी इधर। एग्जिस्टिंग मेंबर्स, जब आप अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को कोई ऑफर देते हो तो राइट्स हुआ ना, तो उसको फिर हम लोग प्रोस्पेक्टस, वहां पर प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, it does not apply to the issue of any prospectus in respect of those shares or debentures which are uniform with the previously issued shares or debentures in all respects and quoted on a recognized stock exchange। हमारा अभी अभी IPO आया था, वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी हो गया, अब वही वाले कुछ सिक्योरिटीज और ऑफर कर रहे हैं सेम टू सेम, तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस आईपीओ में भी चाहिए और एफपीओ में भी चाहिए। ग्रेट। फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, कोई भी कागज जनता में जाने के पहले आरओसी को चढ़ेगा कि नहीं? तो यू मस्ट फाइल द प्रोस्पेक्टस विथ आरओसी। उस पे साइन कौन कौन करेगा प्रोस्पेक्टस पे? देखो तो जरा। डी से पीडी से प्रपोज डायरेक्टर, ए से अटॉर्नी। अटॉर्नी मतलब मान लो डायरेक्टर खुद अवेलेबल नहीं है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे देगा, वो साइन कर सकता है। ठीक है, डन। एक्सपर्ट कौन होता है? सर तमाम अलग अलग पढ़ाई वाले, इंजीनियर,
वैल्यूअर, फिर सी बिरादरी के तो 3 हम लोग पड़क से बोल देंगे, CSES CM में। एनी अदर पर्सन हु हैज द पावर और अथॉरिटी टू अटेस्ट और इशू अ सर्टिफिकेट अंडर सम लॉ। CA के पास भी तो होता है, मेरे पास भी तो साइनिंग पावर है, मेरे पास एक मेंबरशिप नंबर है, साइनिंग पावर है अंडर द ICI एक्ट 1949, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो एक्सपर्ट के, हाथ का लिखा हुआ ऑडिटर, और कौन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्योंकि सर एक्सपर्ट इंसान भी हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। देखो ऊपर लिखा हुआ था, एक्सपर्ट इंक्लूड्स डॉट 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 एनी अदर पर्सन, पर्सन में नेचुरल पर्सन नहीं, हर तरह का पर्सन शामिल है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक्सपर्ट्स कंसेंट को लेके 4 नियम हैं। कितने नियम है? 4। ऐसे लिखा हुआ 3 है पर अंदर ब्रैकेट में देखो 4 है, देख रहे हैं। पहला नियम, एक्सपर्ट प्रमोटर का भाई भतीजा नहीं है, एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट आदमी है। नंबर 2, एक्सपर्ट ने अपना रिटन कंसेंट दिया है। नंबर 3, एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं किया है बिफोर फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस विद ROC। एंड 4, हमने ये बात प्रोस्पेक्टस में भी लिखी है कि कंसेंट मिल चुका है और ROC में जमा हो चुका है। आपको प्रोस्पेक्टस के फेस पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। 7 नंबर पॉइंट, क्या फेस पे क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि प्रोस्पेक्टस की कॉपी ROC में जमा हो चुकी है और जो जो अटैचमेंट देने चाहिए वो उसमें दिए जा चुके हैं। 8 नंबर हट गया। 9 नंबर, प्रोस्पेक्टस की लाइफ कितनी होती है? 90 डेज। 10 नंबर, इस सेक्शन के वायलेशन की सज़ा कितनी है? सर इजी है, 50,000 से। दोनों में सेम है ना, चेंज नहीं है। अच्छा एक सेकंड, एक चीज़ बताओ, अगर आप सेक्शन 26 को बिना माने पब्लिक को शेयर इशू कर दोगे तो क्या नतीजे होंगे? नंबर 1, वॉइड अलॉटमेंट। नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, क्लियर है। 28, अब लाइफ आसान है, जो हार्ड था गया, मतलब आधी घंटा भी नहीं लगा मेरे को तो 20 मिनट, ठीक है। अब हार्ड नहीं, अब सब आसान है, ठीक है। सेक्शन 28 का नाम क्या है? ब्रैकेट में पढ़ो, OFS फुल फॉर्म, रिगार्डेड एज अ पब्लिक ऑफर। क्या मैंने बगल में कॉपी लिखा है? लिखा ही होगा। तुम्हारे सामने एक सुंदर सा डायग्राम है, 30 सेकेंड्स स्टडी। हो गया डायग्राम स्टडी। इस डायग्राम को देख के मेरे को बताओ, क्या कंपनी जनता को फ्रेश नया सिक्योरिटी बना के दे रही है कि प्रमोटर का ही माल बिक रहा है? विल देयर बी एनी चेंज इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी? अरे कंपनी तो दे ही नहीं सर, क्यों? वो तो एक शेयर होल्डर का लेके बाजार में दे रही है, उससे कंपनी का तो शेयर कैपिटल चेंज होगा ही नहीं। शेयर कौन दे रहा है? प्रमोटर। पैसा किसको मिलेगा जनता से? प्रमोटर, ठीक है। तो कंपनी सिर्फ एक एजेंट का काम कर रही है। कंपनी सिर्फ क्या कर रही है? कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे वो प्रमोटर रीइंबर्स करेगा, और हो सकता है कंपनी कुछ कमीशन भी चार्ज करे। कंपनी जो डॉक्यूमेंट बांटेगी जनता को उसको क्या बोलते हैं? ब्लू कलर, ऑफर फॉर सेल, दैट्स ऑफर फॉर सेल। अब आ जाओ इधर, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं, एकदम शांति से करें, डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। याद करते चलना, बोलूँ मैं? सुनो, ऑफर फॉर सेल जो कंपनी बांट रही है, इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ प्रोस्पेक्टस, और उसमें सारे डिस्क्लोजर होने चाहिए सिवाय इन 4 के। ये 4 कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। मिमी मौका, मिमी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अप्लाई नहीं करता, मिनिमम एप्लीकेशन मनी अप्लाई। अब तो तुम जानते हो, जब मैं ये पढ़ा रहा था तुम्हें पता नहीं था,
पर अब तो तुम्हें पता है, क्योंकि मैं तो आगे अलॉटमेंट भी पढ़ा चुका। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए एज पर कंपनी लॉ? एज मिनिमम, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए एज पर कंपनी लॉ? तुम बोलो। आए तुमसे बार बार 5% सुन के मेरे को बार बार बोलना पड़ा कि 5% कैसे? मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोल रहा हूं, मिनिमम एप्लीकेशन मनी नहीं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन और मिनिमम एप्लीकेशन मनी दो अलग चीज है ना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? सेबी में 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब इतना शेयर बिक जाना चाहिए, 90% ना, एज पर सेबी। और एज पर कंपनी लॉ, अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। पेज बताऊं, जाके देखिएगा, देख। सेवन 7.3 के टॉप में एक ग्रीन कलर का चार्ट है। पेज 7.3 पे जाओ, वहां एक ग्रीन कलर का चार्ट है, ऊपर पढ़ो यार। पहुंचे? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर कंपनी लॉ कितना होता है? अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होता है? 5% ऑफ नॉमिनल अमाउंट। फिर उसके बाद मिमी मोका मनी, मनी का यूटिलाइजेशन बताना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये पैसा कंपनी को नहीं है तो प्रमोटर को जाएगा। प्रमोटर उस पैसे का क्या करेगा, उससे किसी को मतलब नहीं है। मोका ए से एनी अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट कैन नॉट बी गैदर्ड। क्लियर है? अब ये ऑफर फॉर सेल विल बी ट्रीटेड लाइक अ प्रोस्पेक्टस। एक कंपनी का जो भी एक्सपेंस है वो प्रमोटर से रीइंबर्समेंट ले लेगा। सेक्शन नंबर 29, आज के बाद हर पब्लिक कंपनी, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड, उनमें डीमैट सिक्योरिटीज होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में डीमैट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। इधर ये मैंने सिंपल भाषा में लिखा दिया था रूल्स, जो अगले पेज में आएगा तो यहाँ से पढ़ लें, है ना। इधर देखो, पॉइंट नंबर 1, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए डीमैट कंपलसरी है, अनलिस्टेड के लिए कंपलसरी है, प्राइवेट कंपनी के लिए ऑप्शनल है, ठीक है। डीमैट कैसे कराया जाता है? डिपॉजिटरी को बोल के डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट होता है एनएसडीएल के साथ, 2 साल का फीस एडवांस में जमा करना पड़ता है एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। और डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 का पालन करना पड़ता है अगर अपने को डीमैट कराना है तो। प्रमोटर 3 नंबर, प्रमोटर की सारी शेयर होल्डिंग डीमैट में होनी चाहिए। 4 नंबर, हर अनलिस्टेड कंपनी जो भी नया सिक्योरिटी इशू करेगी डीमैट में होना चाहिए, और पुराने वाले जो मेंबर्स हैं उनका भी फिजिकल शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट कराओ। तो इशू इन डीमैट एंड फैसिलिटेट कन्वर्जन फ्रॉम फिजिकल टू डीमैट, ठीक है। इधर इन कंपनियों को साल में 2 बार, हर फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद, हर फाइनेंशियल हाफ ईयर के 60 दिन के बाद, जैसे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है अप्रैल से मार्च, तो 2 हाफ कर दो उसका, अप्रैल टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च। जैसे वो खत्म होता है वहां से 60 दिन के अंदर CACS द्वारा सर्टिफाइड पास 6 फॉर्म जमा करना पड़ेगा। इट इज अ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द इशूड कैपिटल एंड द डीमैट कैपिटल। 5 नंबर पढ़ो। ठीक है, ठीक है, एक बार बात करें। फॉर्म नंबर क्या है? पास 6। इसमें किस किस चीज का रिकॉन्सिलिएशन है? सर, इशूड कैपिटल और डीमैट कैपिटल के बीच का रिकॉन्सिलिएशन है ना। सर्टिफाइड बाय विच पर्सन? CA या? वेरी गुड। साल में कितनी बार जमा होता है? 2 बार। सर कब तक? फाइनेंशियल हाफ ईयर के 60 दिन के अंदर, जैसे 30 सितंबर प्लस 60 दिन या 31 मार्च प्लस 60 दिन। कोई भी तकलीफ है किसके पास शिकायत करोगे? IPF अथॉरिटी। IPF का फुल फॉर्म याद है? वेरी गुड। 7 नंबर, इन 3 कंपनियों को एग्जम्पशन है, इनको डीमैट कराने की जरूरत नहीं है। कौन? ठीक है, NGO, N से, G से,
और ओ से कुछ नहीं है, 100% सब्सिडरी। ये पीला वाला तो उसी का तो समरी अपने पड़ गया बढ़िया से, है ना। 30 नंबर, कहीं भी अगर प्रोस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट होगा तो उसमें आपको ऑलका लिखना जरूरी है। अरे नसोलका का ऑलका, नसोलका का फुल फॉर्म आता है सबको, बोल दो सर। नेम, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल, एसोसिएशन, हो गया, वो बताना जरूरी है। 31 नंबर क्या है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। नाउ मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, एक वर्ड मैंने लिखा था दूसरा, लिखा था क्या नहीं? क्या लिखा वर्ड बोलो? दूसरा। डी से, एस से, आर से, ए से, सेक्शन नंबर देख के बोलो। डीम्ड का 25 और फिर दूसरा SRA, शेल्फ, रेड एरिंग, अब्रिज। 31, 32, 33, सही है, याद रहेगा। तो अब अपने 31, 32, 33 में जा रहे हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस। पेज क्या है? ठीक है, ये आ गए हम लोग। अब जैसे मैं इस टॉपिक पे आया, अच्छा अभी इतना तक क्लियर है कि नहीं? 30 नंबर सेक्शन तक क्लियर है ना अपना? ठीक है, तो अब यहाँ से बातचीत चालू करें। देखो मैं हड़बड़ा भी नहीं रहा, धीरे धीरे रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, समझा भी रहा हूँ जहाँ पे तुमको कुछ तकलीफ हो रही है, तो पूरा इसका एडवांटेज उठाओ, अच्छे से अपना एफर्ट डालो, ठीक है, हार मत मानो। कई बार क्या होता है, जब मैंने बहुत सारे रिविजन्स वगैरह लिए हैं यूट्यूब पर, मैं देखा हूँ स्टूडेंट लोग बीच में हार मान जाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा, और मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ था, जब मैं भी तो स्टूडेंट ही था, मैं सीधा पैदा थोड़ा टीचर हुआ। कभी कभी क्या होता है, जब एक लंबी क्लास चल रही होती है, लंबी या घनी मतलब जहाँ बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो कभी कभी क्या होता है हम डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। हम टीचर से क्या होते हैं डिस्कनेक्टेड, कोई एक चीज़ में मटक गए, हम नहीं कर पाए, दूसरे लोग कर लिए, तो हम डिस्कनेक्टेड हो गए। ऐसे डिस्कनेक्टेड हुए कि आगे का पूरा क्लास सत्यानाश, कुछ नहीं सुन रहे। ये नहीं होना चाहिए। अगर एक क्लास में तुम 2-3 बार डिस्कनेक्ट हो भी रहे हो तो वापस आ जाओ। जितना डिस्कनेक्टेड हुए ठीक है, छोड़ दो। 2 मिनट तुम डिस्कनेक्ट हुए तो 2 मिनट छोड़ दो, उसके बाद तो वापस आओ, उसके बाद तो फिर से कैप्चर करो और आगे मूव करो। 100% परफेक्ट तो कुछ हो नहीं सकता। जब हम ज्ञान लेते हैं, ठीक है, ज्ञान जब हम एब्जॉर्ब करते हैं तो वी कांट बी लाइक ऑलवेज ऑन द पीक, हमारा माइंड नीचे भी गिरेगा। तो जब गिर गया कोई बात नहीं, उठ जाओ, वापस से आगे कंटिन्यू कर लो, ठीक है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अभी देखो बगल में मैंने कॉपी लिखा है कि नहीं, इसका मतलब ठीक है, दिख रहा है सबको बोर्ड पे? सेक्शन नंबर 31, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अच्छा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस की शेल्फ लाइफ लंबी होती है 1 साल या 90 डेज। 1 साल शेल्फ प्रोस्पेक्टस की लाइफ लंबी होती है, 1 ईयर। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का डायग्राम देखो। पब्लिक कंपनी है, पहला ऑफर अप्रैल में निकाला, शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, वो 1 साल वैलिड रहेगा। अगला ऑफर जुलाई में आया, तो जुलाई में वापस से प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना पड़ेगा बताओ मेरे को? एक कागज़ देना पड़ेगा जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। फॉर्म नंबर याद नहीं है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। फॉर्म नंबर पास टू मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे को इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे स्टूडेंट लोग बोलते हैं अमेंडमेंट शीट, तो अमेंडमेंट शीट नहीं लिख सकते ना, क्या लिखेंगे बोलो? इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। उसमें अप्रैल से जुलाई के बीच में जो जो चेंजेस हुए वो लिखे हुए रहेंगे। सिमिलरली तीसरा ऑफर कब आया? दिसंबर, तो उसमें पूरा अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो जो चेंजेस है वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में रहेगा। इधर आओ। कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करेगा तो वो दोनों कागज़ मिला के पड़ेगा, लाल रंग का शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये दोनों को मिला के अपने प्रोस्पेक्टस मानेंगे, विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। पास टू यानी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर 2 इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है। नंबर 1 चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, यस और नो, कि भाई कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज हुआ है। एंड नंबर 2, अब तो चार्ज वर्ड आता है ना, अब तो अच्छे से आता है ना, तब नहीं पता था, अब तो आता है। ये रिवीजन में ये फ़ायदा होता है, पढ़ाने के मुकाबले रिवीजन में ये फ़ायदा होता है कि तुम आगे तक का चैप्टर पढ़े हुए रहते हो ना, तो वो चीज़ जो पहले समझ में नहीं आई थी अब वो समझ में आ रही है।
ठीक है, कि न्यू चार्जेस दैट हैव बीन क्रिएटेड ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। वेरी गुड। पलटे क्या? पलटे के तो बाद में, पहले तो ये क्या नाम है इसका, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। बुक से भी तो करना पड़ेगा। आओ डेफिनेशन याद करें। पहला क्या लिखा है? मीनिंग ऑफ, टाइम दे रहा हूं, याद करो। A prospectus in respect of which securities are issued in one or more issues over a certain period without the issue of further prospectus। यही है ना, ठीक है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की शेल्फ लाइफ होती है 1 साल। 1 साल कहाँ से? 1 साल कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर, फ्रॉम द डेट ऑफ, अब दिख रहा है ना तेरे को ब्राउन कलर, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर। अब सेकंड थर्ड ऑफर वगैरह जो भी आप करोगे साल भर, उस पर प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए आपको। सेकंड थर्ड फोर्थ ऑफर में क्या देना पड़ेगा? ग्रीन कलर, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। उसमें ये 2 इंफॉर्मेशन पक्का होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक देख लो, क्या सब क्लियर है? ऑरेंज डब्बा, ये आईसीआई ने अपनी तरफ से नया डाला है, ये सेक्शन का हिस्सा नहीं है। ऑरेंज डब्बा में ये बोला है, मान लो कि कोई इन्वेस्टर है जिसने सेकंड थर्ड ऑफर आने की पहले ही एडवांस में पैसा दे रखा है। अब सेकंड थर्ड ऑफर आया और सेकंड थर्ड ऑफर में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम छपा, तो कंपनी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम उस आदमी को देगी और बोलेगी देखो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गया है, अगर तुम अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हो तो विड्रॉ कर सकते हो, हम लोग रिफंड कर देंगे। तो कंपनी विल गिव अ रिफंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया है तो सही है ना, डन है। यू वांट टू रीड द ब्राउन बॉक्स? एक बार गो थ्रू कर लो। ओम नमः शिवाय। हटा सकते हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टुगेदर विल बी ट्रीटेड एज अ प्रोस्पेक्टस। अब वापस से कौन आ गया जीवन में लौट के? सेक्शन नंबर 32, क्या नाम? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आजकल सर यही चलता है बाजार में। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मकसद क्या है कि कंपनी को अपने शेयर का इशू प्राइस कितना रखना है वो पता नहीं है, तो कंपनी एक प्राइस बैंड रख देती है। क्या रख देती है? प्राइस बैंड। ये देखो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इसके अंदर एक सिंगल प्राइस है कि प्राइस बैंड है? क्या लिखा है प्राइस बैंड? पढ़ो। 400 से लेके, मैंने एक्स्ट्रा बातें बोली थी, 400 को क्या बोलते हैं? फ्लोर प्राइस। 420 को क्या बोलते हैं? कैप, सीलिंग नहीं बोलते कैप प्राइस, बताया था ना। प्राइस बैंड रखती है, फिर आप लोग पैसा देते हो इसी के अंदर बिडिंग करके। ओके, तुम लोग का बिडिंग आना चालू होगा, कोई 420 देगा, कोई 419 देगा, कोई 418 देगा, तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। ऑब्वियसली जो ज़्यादा देगा उसको ऊपर रखेंगे, जो कम देगा उसको नीचे रखेंगे। फिर ऊपर से हम लोग अलॉटमेंट करना चालू करेंगे। जहाँ जाके मेरा अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाएगा उस प्राइस को बोलेंगे कट ऑफ प्राइस। कॉलेज का कट ऑफ ऐसे ही नहीं करता है ना। कॉलेज कट ऑफ आता है तो 92%, 94% है सब। वो ऐसे तो वो तो ऊपर से चालू करते हैं कि नीचे चालू करते हैं 41%, 42%, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। कट ऑफ तो वैसे ही होता है। तो मान लो कि कट ऑफ निकल के आया 415 रुपया। कितना आया? 415 रुपया। तो जिन्होंने भी 415 के नीचे का अमाउंट दिया है उनको रिफंड, जो 415 है उसके ऊपर दिया है अलॉटेड, और जिन्होंने 415 से ज़्यादा दिया है 416, 17, 18, 19, 20, उनको 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया जो एक्स्ट्रा वो रिफंड कर देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का क्या किया जाता है? नीचे पढ़ो। फाइल विथ, ऑब्वियसली आप लोग को देने के पहले, और फिर आप लोगों को सर्कुलेट करना। सेकंड पॉइंट पढ़ो, ठीक है। पब्लिक इशू हो गया, कट ऑफ प्राइस मिल गया, सक्सेसफुल हो गया। अब बनेगा फाइनल
प्रोस्पेक्टस। फाइनल प्रोस्पेक्टस में प्राइस बैंड है कि एक प्राइस है? एक प्राइस है, 415। अरे फाइनल प्रोस्पेक्टस जो है ये जनता में बटेगा क्या? वो तो हो गया, ये सिर्फ भोग लगेगा किसको? वेरी गुड, समझ में आ रहा है? ये इस प्रोसेस को बोलते हैं बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म। बुक बिल्डिंग का मतलब होता है डिस्कवर द परफेक्ट प्राइस फॉर माय कंपनी। ठीक है, ये समझ रहे हो? आजकल यही चलता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को लेके मैंने कुछ कॉपी में भी बनाया है, तो देखना चाहिए हम लोग को जाके क्या बनाया है, पता नहीं। कॉपी में बनाया मतलब कुछ बवाल ही होगा। कभी कभार मेरे को अपने ऊपर डाउट होता है, पर कॉपी में मैं डाउट नहीं करता। अगर मैंने कोई चीज़ पक्का कॉपी में बनाई है तो ज़रूरत रही होगी। अभी मेरे को लग रहा था कि मैं तो यहीं पे डायग्राम बना दिया हूँ, तो फिर मैं कॉपी में लेके क्यों गया? जाती समझ में आ गया क्यों ले गया था। कॉपी में टाइमलाइन डायग्राम दिख रहा है, मतलब अंदर पूरा टाइमलाइन है कि कितने दिन पहले कौन सा बटेगा जमा होगा, तो वो चीज़ ज़रूरी है यहाँ से याद करना। आओ देख लेते हैं, ठीक है। लुक एट द डायग्राम। ये बीच वाला जो हिस्सा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं? काला रंग, सब्सक्रिप्शन पीरियड। इसी में आप लोगों से एप्लीकेशन मनी और एप्लीकेशन आता है। जिस दिन ये खुलता है उसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ, जिस दिन ये बंद होता है उसको बोलते हैं। सर ये पीरियड कितना लंबा होता है, समझ में आ रहा है? मतलब कंपनी इसी दौरान आपसे एप्लीकेशन इनवाइट करी, इसके बाद अगर आप एप्लीकेशन दोगे तो हम लेंगे नहीं। इट इज़ द ऑफर पीरियड इन अ सेंस। ये सब्सक्रिप्शन पीरियड, ये स्टार्ट होने के कम से कम 3 दिन पहले, ये स्टार्ट होने के कम से कम आप 2 काम करोगे, फाइल विद आरओसी एंड सर्कुलेट टू इन्वेस्टर्स। आरएचपी मतलब फिर फाइनली जब ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट खत्म होगा तब तक सारा बिड्स आ गया, हमको पता चल गया हमारा कट ऑफ प्राइस क्या है, सब कुछ है। अब हम अलॉटमेंट करना चालू करेंगे, तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेट इट बी एक्स। ठीक है, नंबर 1 सही है तो। एंड नंबर 2 फाइल फाइनल प्रोस्पेक्टस विद आरओसी। डन है? आओ देखते हैं। सबसे पहले हमको डेफिनेशन चाहिए, याद करो। नंबर 1, a prospectus that does not include the complete particulars of number 1 quantum मतलब quantity of shares or price of the securities offered is called a red herring prospectus. number 2 3 4 5 में जो हम लोग डायग्राम पढ़ के आए ना वही लिखा हुआ है, ठीक है, कि सब्सक्रिप्शन पीरियड चालू होने के 3 दिन पहले आरओसी में जमा करो, सर्कुलेट करो। फिर सब्सक्रिप्शन पीरियड 3 से 7 दिन का होता है। सब्सक्रिप्शन पीरियड खत्म होने के बाद कट ऑफ प्राइस पता चलेगा और फाइनल प्रोस्पेक्टस बनेगा, वो आरओसी में जमा होगा। 33 31 32 33, अब क्या 33 क्या है? अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब्रिज मतलब शॉर्ट, ब्रीफ, उसमें सब कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ सेलिएंट फीचर्स है। क्या है उसमें? सेलिएंट फीचर्स। अब्रिज प्रोस्पेक्टस इज अ मेमोरेंडम containing salient features of a prospectus as prescribed in, ठीक है, हर एप्लीकेशन फॉर्म जो बटेगा उसके साथ एब्रिज प्रोस्पेक्टस बटना चाहिए। कब आपको एब्रिज प्रोस्पेक्टस बांटने की जरूरत नहीं है? नंबर 1 अंडरराइटर्स को, इधर नंबर 1 अंडरराइटर्स को देने की जरूरत। अब तो अंडर राइटिंग आता है, जब ये पढ़ाया था तब नहीं आता था, क्योंकि अंडर राइटिंग का सेक्शन नंबर होता है 40 अगले चैप्टर में। अब तो आता है अंडर राइटिंग, मर्चेंट बैंकर होता है, तो अंडर राइटर्स को देने की जरूरत नहीं है प्रोस्पेक्टस। और नंबर 2 जब हम जनता को ऑफर नहीं कर रहे, जनता को ऑफर नहीं कर रहे मतलब किसको कर रहे हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर राइट शेयर, बोनस शेयर। तो इसको याद करने के लिए मैंने क्या बताया था? बर्प डकार, बी से बोनस, यू से अंडर राइटिंग, आर से राइट्स, पी से प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा कोई इन्वेस्टर अगर डिटेल प्रोस्पेक्टस मांगेगा तो दे देंगे। अगर आपने अब्रिज प्रोस्पेक्टस से नहीं बांटा तो पेनल्टी कितनी है? 50,000 रुपया फॉर ईच डिफॉल्ट। अब इधर देखो, स्टॉक मार्केट में एज पर सेबी, ये लिखा है तुम लोग को ना, स्टॉक मार्केट में एज पर सेबी कितने प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं? 3 प्रकार के, नाम बोलो। QIB का फुल फॉर्म?
कौन होता है QIB? एग्जाम्पल दो। बैंक, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, AIF, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म, CIS, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, all of them are qualified institutional buyers. Number 2, NII, full form. एग्जाम्पल दो। कंपनी और HNI। HNI का फुल फॉर्म हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ये नाम बड़ा अच्छा लगता है ना, हर इंसान का मन करता है हम भी बनेंगे HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। एक्चुअली ना क्या हो रहा है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का कोई परफेक्ट डेफिनेशन है नहीं। लोग बोलते हैं पर मुझे वो झूठ लग रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि जिनके पास $1 मिलियन की संपत्ति वो HNI। भाई नहीं यार, $1 मिलियन आजकल कुछ नहीं है। $1 मिलियन मतलब 85 रुपीज़ का अगर डॉलर का भाव पकड़ो तो 8.5 करोड़ रुपया होता है। 8.5 करोड़ रुपया में कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा ही बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपया है तो तुम में और अंबानी में फ़र्क नहीं। बिल्कुल फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। ये खाली मन को संतोष देने की बात है कि इतना हो गया तो तुम HNI हो गए। नहीं, HNI मतलब यू हैव अनलिमिटेड मनी, दैट इज HNI। यू डोंट थिंक बिफोर स्पेंडिंग, ठीक है। HNI फिर तो कल बोलेगा जिसके पास एक मोबाइल फोन है वो HNI, तो हम लोग सब HNI हो गए। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मोबाइल है हमारे पास, कुछ भी। फिर हम लोग ये हैं सर, 3 वाला नंबर, फुल फॉर्म रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। हम लोग IPO में कितने का एप्लीकेशन दे सकते हैं? 2 लाख। अब सारा प्रोस्पेक्टस सीख लिए चारों। अब ये सर चारों की चटनी है। डेफिनेशन याद करें एक बार फटफट। मैं तो फटाक से बोल के निकल लूंगा, लेकिन इसलिए मैं एक बार अपने आप को रोक रहा हूँ। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। एक बार फटाक से रिवाइज मारो, फिर मैं बोलूँगा। पढ़ लिया? थोड़ा रैंडम ऑर्डर में बात करें। सीरियल ऑर्डर में तो सब हो ही जाएगा, रैंडम ऑर्डर में उर्दू में पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है। सबसे उधर कौन है? A bridge prospectus means a memorandum containing salient features of a prospectus specified by SEBI ICDR regulation. फिर इधर रेड हेरिंग prospectus, section number 32. Red herring prospectus is a prospectus which does not contain complete particulars of quantum or price of the securities offered. फिर इधर 31 नंबर, shelf prospectus is a prospectus in respect of which the securities are offered in one or more issues over a certain period, 1 year, without the issue of further prospectus. और फिर इधर prospectus 2 का 70, nachos. Prospectus means any document described as prospectus and includes RHP, SP and nachos inviting offer from public to subscribe for its securities. खत्म खत्म। पहला पोर्शन जो प्रोस्पेक्टस होता है वो खत्म, ठीक है। जो पहला पोर्शन होता है ना, बड़ा सारा हाथी प्रोस्पेक्टस, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पनिशमेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पनिशमेंट्स। मतलब ऑब्वियस सी बात है, कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो बढ़ा चढ़ा के बोलेगी कि नहीं बोलेगी, ठीक है। कंपनी तो प्रोस्पेक्टस इशू करने में बढ़ा चढ़ा के बताएगी सब कुछ। बात करेंगे, मैं क्या बोल रहा था? जब कंपनी प्रोस्पेक्टस बांटेगी तो वो तो चाहती कि आप लोग आओ खरीदो शेयर्स, तो बढ़ा चढ़ा के बोल सकती कि नहीं? मिस स्टेटमेंट हो सकता है कि नहीं? अगर मिस स्टेटमेंट हुआ तो ये लोग एकदम बम्बू कर देंगे, बहुत बड़ी पनिशमेंट है, ठीक है। बिकॉज आप जनता को इनवाइट कर रहे हो, जनता का भरोसा टूट जाएगा स्टॉक मार्केट पे से, और स्टॉक मार्केट में अगर भरोसा टूट गया तो फिर तो जनता पैसा लगाएगी नहीं, तो स्टॉक मार्केट ग्रो कैसे करेगा? और स्टॉक मार्केट इकोनॉमी का, मैक्रो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। जिस देश का स्टॉक मार्केट ज़बरदस्त है वो देश की इकोनॉमी
ज़बरदस्त है। इट कनेक्ट्स पीपल्स हाउस होल्ड सेविंग्स डायरेक्टली टू दी कॉर्पोरेट्स। जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो बेसिकली आप अपना जोड़ा हुआ पैसा, अपनी सेविंग्स सीधा सीधा कॉर्पोरेट को दे रहे हो, बैंक के थ्रू नहीं। एक होता कि तुम अपना पैसा बैंक में रखो, बैंक वाले कॉर्पोरेट को लोन देंगे, समझ रहे हो, और जब आप लगाते हो तो आप सीधा कंपनी को पैसा दे रहे हो। दैट इज द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। नाउ स्टॉक मार्केट में कई प्रकार के धोखेबाज लोग बैठे हुए हैं और सेबी टाइम टू टाइम उनके ऊपर एक्शन भी लेते रहती है। वो कुछ ना कुछ अकड़म बकड़म चकड़म करते रहते हैं। तो इन्होंने एक सेक्शन डाला है सबसे बीचों बीच, सबसे बीचों बीच एक सेक्शन डाला है। क्या? 36। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अगर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस करेगा टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज, सजाए मौत नहीं, 447। ठीक है, ये जनरल सेक्शन है, ये सब पे एप्लीकेबल है, चाहे आईपीओ हो, एफपीओ हो, प्राइवेट प्लेसमेंट हो, बैंक से लोन लेना हो, कुछ भी, स्पेकुलेशन हो, ट्रेडिंग हो, सट्टा हो, किसी भी तरह अगर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस किया है तो सजा है 447। ये जनरल सेक्शन है। ये दोनों जो हैं शुरू वाले दो, ये स्पेसिफिक हैं। ये दो सेक्शन स्पेसिफिक है। दे आर अबाउट मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट तो कंपनी का जो प्रमोटर है, डायरेक्टर है, एक्सपर्ट है, उन लोगों को सजा मिलेगी। 37 एक्चुअली कोई सजा का सेक्शन नहीं है। ये छोटा सा सेक्शन है जो अलाउ करता है कि जिन इन्वेस्टर्स के साथ धोखा हुआ है वो अलग अलग केस करने के बजाय एकजुट होकर एक साथ केस कर सकते हैं, नोन एज क्लास एक्शन सूट। और 38 कंपनी पे नहीं है, 38 तो RII पे, हम जैसों पे है। हम लोग RII इन्वेस्टर है, अगर हम लोगों ने फिक्टिशियस नेम से एप्लीकेशन डाला तो फिर हमारी बैंड बच जाएगी 447। अब आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ये समरी चार्ट अच्छे से याद करो। अच्छा, हो गया क्या पढ़ना सबका? डिस्कस करते हैं। 34 नाम क्या है? क्रिमिनल लायबिलिटी, मतलब सजा मिलेगी 447। 35 मतलब क्या है? सिविल लायबिलिटी, मतलब आपके मिस स्टेटमेंट से जनता को नुकसान हुआ, डैमेज हुआ है, पे द डैमेजेस। ये दो मेन सेक्शन है मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस की सजा को लेके, क्रिमिनल एंड सिविल लायबिलिटी, सजा मिलेगी या डैमेज दो, पर दोनों में रिफंड का प्रावधान नहीं है। अगर एक इन्वेस्टर बोलता है कि हमको तो रिफंड चाहिए भैया, डैमेज नहीं, पूरा रिफंड चाहिए, तो पूरे रिफंड के लिए उसको कंपनी लॉ के बजाय कौन से लॉ में जाना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पलटें, दिख रहा है ये? अगर आपको रिफंड चाहिए तब आपके पास उपाय क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन नंबर 19 जो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर होता है, वो बोलता है कि इन केसेस ऑफ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन अग्रीव्ड पार्टी कैन मेक इट अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अपना पूरा पैसा वापस मांग सकता है, मतलब रिफंड क्लेम कर सकता है। ठीक है, रिफंड वाली रेमेडी कंपनी लॉ में नहीं है। कंपनी लॉ में सिर्फ या तो पेनल्टी है या डैमेजेस है, पर रिफंड मांगने का ऑप्शन नहीं है। तो रिफंड चाहिए तो आपको कौन से लॉ में जाना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, ये पढ़ते हैं एक एक करके। देखो मैंने क्या लिखा बगल में, लर्न फॉर एग्जाम, पढ़ते हैं।
नंबर 1, द रेमेडी टू द इन्वेस्टर अराइजेज मोर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैन फ्रॉम कंपनीज एक्ट। नंबर 2, मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है या तो आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया है या आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ओमिट कर दिया है। नंबर 3, कंपनीज एक्ट में तो सिर्फ 2 ही रेमेडी है सेक्शन 34 35 में, या तो पनिशमेंट मिलेगा या डैमेज दे दो, पर रिफंड का रेमेडी नहीं है। नंबर 4, सो यू मस्ट टर्न टू सेक्शन 19 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आपको रिफंड यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी देता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लो, अपना पूरा पैसा वापस ले लो, रिफंड ले लो। टू समराइज, आप लोग चाहो तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्लेम करके रिफंड मांग सकते हो अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अच्छा पीछे आओ, येलो डब्बा दिख रहा है। इन्होंने हमको 3 केस लॉ बताए, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कहानी समझनी है। प्रोस्पेक्टस में 3 तरह के मिस स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल 1, इन्होंने लिख दिया कि अंडरलाइन को पढ़ो, डायरेक्टर्स और उनके दोस्तों ने मैक्सिमम शेयर्स खरीद लिया है, केवल जो बचा कुछ है वो जनता को दे रहे हैं। ये झूठ था क्योंकि डायरेक्टर्स और उनके दोस्तों ने सिर्फ 10-10 शेयर खरीदा था। नंबर 2, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिखा हम लोग कई साल से डिविडेंड दे रहे हैं, पर ये बात छुपा लिया कि कई साल से लॉस हो रहा है, और वो जो डिविडेंड दे रहे हैं ना वो तो बल्कि कैपिटल रिजर्व से निकाल के दे रहे हैं। थर्ड, इन्होंने लिख दिया कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्नओवर है 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, जबकि वो इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन पे बेस्ड है, एक्चुअल टर्नओवर नहीं है। ठीक है, तो ये भी झूठ है। तो ये 3 एग्जांपल्स है झूठ के। फिर एक फेमस केस लॉ है हमारे सामने, पीक वर्सेस गर्नी का। जो लोग डायरेक्टली कंपनी से आईपीओ में खरीदते हैं उन्हीं को रेमेडी है, जो लोग किसी शेयर होल्डर से या स्टॉक मार्केट में खरीदते हैं उनको रेमेडी नहीं है। प्रोस्पेक्टस कंटेन्स अ मिस स्टेटमेंट, जिससे मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफरी को हो रहा है जो अलॉट मतलब आईपीओ में खरीद रहा है। मिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट इंटेंडेड फॉर समबडी हु बाइज इन द स्टॉक मार्केट, तो उसको वो रेमेडी अवेलेबल नहीं है। बगीरा और मोगली का केस था, ये ऑरेंज कलर पढ़ो। द प्रिंसिपल दैट इवॉल्व्ड इन दिस केस वाज दैट an action of misrepresentation can only be brought by the misled party or representee। तो प्रोस्पेक्टस में जब प्रोस्पेक्टस बांटा गया और जिन्होंने प्रोस्पेक्टस के बेसिस में डायरेक्ट कंपनी से लिया, केवल वही लोग बेचारे रिप्रेजेंटीज हैं, वही केस कर सकते हैं, उन्हीं को रेमेडी मिलेगा। जिसने स्टॉक मार्केट में खरीदा उसको रेमेडी नहीं मिलेगा। 34, प्रोस्पेक्टस में अगर मिस स्टेटमेंट है तो सजा कौन सी मिलेगी? मेगा 447। अच्छा, आप अपने बचाव में 2 डिफेंसेस बोल सकते हो, वो 2 डिफेंसेस क्या है? या तो प्रोस्पेक्टस में जो मिस स्टेटमेंट है वो तुच्छ मिस स्टेटमेंट है, इमटेरियल, या फिर यू बिलीव्ड इट टू बी ट्रू। देखो, बोलने से नहीं होता, साबित करना पड़ेगा। 35, सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या है? रेड कलर की हेडिंग में ब्रैकेट में पढ़ो, पे डैमेजेस। डैमेज वही मांग सकता है जिसको डैमेज हुआ हो, जिसको डैमेज नहीं हुआ वो डैमेज कैसे मांगेगा? तो ब्राउन कलर को पढ़ो। पढ़ा ब्राउन कलर? एन इन्वेस्टर हैज सब्सक्राइब्ड फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी acting on the untrue statement of the prospectus and has sustained damages or losses। तो वो पैसा मांग सकता है किससे? लिखा हुआ है, ठीक है। डी से डायरेक्टर, डी से डीम्ड डायरेक्टर, पी से प्रमोटर, एम से मर्चेंट बैंकर, ई से। अब ये लोग अपने बचाव में 3 डिफेंसेस बोल सकते हैं। वो 3 डिफेंसेस क्या है? वो बोल सकते हैं जी हमने तो प्रोस्पेक्टस के पहले ही अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया था, या फिर प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद हमने जनता में पब्लिक नोटिस भी दे दिया था कि प्लीज डोंट रिलाई ऑन द स्टेटमेंट। या फिर नंबर 3, एनी पर्सन हु रिलाइड ऑन एक्सपर्ट्स रिपोर्ट विच लेटर टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स। ठीक है। 36 ऊपर पढ़ो क्या लिखा है ब्लू कलर में। देखो आ गया कि नहीं आ गया हमको, ठीक है।
इधर ध्यान से सुनो सर। सेक्शन 36 जो है ना, ये एक जनरल सेक्शन है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग गूगल करना PR सुंदर, PR सुंदर। ये आदमी, जैसे आज के बहुत जन बैठ के सोशल मीडिया बनाते रहते हैं ना, ये स्टॉक बढ़ने वाला खरीद लो, इसमें ट्रेडिंग कर लो, ये कर लो, कर लो, बहुत जन ज्ञान देते हैं ना। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले सेबी ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था कि तुम 1 साल तक मुंह नहीं दिखाना कहीं पे भी, ठीक है। अभी रिसेंटली वो 1 साल का पीरियड खत्म हुआ है, फिर चालू हो गया आदमी, ठीक है। तुम मतलब गूगल में जाओगे, यूट्यूब में जाओगे, फिर से इसके दमादम वीडियोज आने चालू हो गए। 1 साल खत्म हो गया तो सेबी एक्शन लेता है, और अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फ्रैंकली एवरी डे, अगर हम लोग नॉर्मल आदमी की बात करें, ऑन एन एवरेज हम कुछ समय तो सोशल मीडिया में बिताते हैं। अब सोशल मीडिया में सबको आके अगर स्टॉक का ज्ञान देने लग जाएगा, ये खरीदो, ये बेचो, तब तो धोखा होगा कि नहीं होगा? तो सभी तो एक्शन लेगा ही। तो ये बड़ा जनरल सेक्शन है। बोला कोई भी व्यक्ति किसी भी केस में अगर रेकलेस स्टेटमेंट किया, नंबर 1 नोइंगली और रेकलेसली मेक्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट, या फिर नंबर 2 डेलिबरेटली जानबूझ के कंसील्स एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सजा फॉर 47। चाहे IPO हो, FPO हो, प्राइवेट प्लेसमेंट हो, चाहे स्पेकुलेशन हो, चाहे बैंक लोन हो, हर केस में इफ एनीबडी हैज मेड अ फॉल्स स्टेटमेंट knowingly or recklessly, or if anybody has deliberately concealed important fact with the intention to induce the people to invest in the securities, then the saja is mega for 47। मैं तुम लोग को 20 सेकेंड्स टाइम दे रहा हूं, ग्रीन कलर याद करो। सबों को सही है? पढ़ें। एनी पर्सन हु नोइंगली और रेकलेसली मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट और deliberately conceals important information to induce people to invest in the securities of the company shall be punishable with a under section 447। क्लास सेक्शन 37 तो वही है कि एक पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन मिलके केस कर सकता है, क्लास एक्शन सूट। 38 तो सर हम जैसों के लिए है। हमने कंपनी के पास फिक्टिशियस नेम से एप्लीकेशन डाला, या फिर अपने ही नेम और सरनेम का मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया, या फिर किसी भी और तरीके से कंपनी को इंड्यूस किया टू अलॉट द सिक्योरिटीज इन फिक्टिशियस नेम, देन वी विल बी पनिशेबल विद 447 मेगा, ऑलवेज मेगा, ठीक है। कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में चेतावनी देगी प्रोमिनेंटली कि कोई भी इन्वेस्टर ऐसा ना करे, वरना उसका 447 हो जाएगा, ठीक है। जो भी व्यक्ति इस तरह की गलत हरकत करेगा उसकी सिक्योरिटीज हम लोग छीन लेंगे, सीज कर लेंगे, और जो भी फायदा उसको हुआ है वो डिसगॉर्ज कर लेंगे, और वो पैसा, वो जो भी आपको फायदा हुआ है वो आपसे छीन के कहाँ डाल दिया जाएगा, कौन से फंड में डाल दिया जाएगा? IEPF, ठीक है, खत्म। हाथी चैप्टर था ना प्रोस्पेक्टस, आई थिंक मुझे 3 क्लास लगे होंगे पढ़ाने में, ठीक है, वो भी 2.5 घंटे की 3 क्लास, मोरलेस 1 घंटा हुआ, 1 घंटा 5 मिनट, ठीक है, खत्म है प्रोस्पेक्टस। अभी तुम ही देखो, मैंने कोई भी सेक्शन छोड़ा रिवाइज कराते हो, एक सेक्शन के अंदर जितने डब्बे थे कोई डब्बा भी छोड़ा क्या? मैंने सारा डब्बा कराते गए, सब 100% रिविजन है, खाली एग्जाम्पल के जो डब्बे आ रहे थे वो छोड़े, बाकी केस तो तक कराया मैंने इसके अंदर, नैश वर्सेस लिंड का, साउथ ऑफ इंग्लैंड का। तो 100% रिवीजन जो बोलते हैं ना नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 घंटे में हुआ है प्रोस्पेक्टस, तो इमेजिन कर लो तुम्हारा पूरा सिलेबस जो लॉ का है, तुम एग्जैक्टली तुम वो जो एग्जाम के बीच में 1.5 दिन का समय मिलता है उसमें पूरा रिवाइज करके जा सकते हो, और तुम कल्पना करो उससे फ़र्क कितना पड़ेगा। और मैं एक बात बता देता हूँ, इस मौके पे 1 घंटा लग रहा है, तुमको कमी लगेगा, क्यों? अभी तुम लोग हाई वोल्टेज पे नहीं हो ना, अभी तो तुमको मालूम है एग्जाम में समय समय समय, तो चिल कर रहे हो, खट हम रहा है, ठीक है। वैसा है ना, जब एग्जाम टाइम आएगा तब तुम खुद रॉकेट की तरह सोचने लग जाओगे, भागने लग जाओगे। मैं 1 घंटे में करा रहा, तुम बोला सर ज़्यादा टाइम ले रहे हो, मेरा 30 मिनट में हो गया।
तो पूरा 100% तुम रिवाइज से जा सकते हो। क्वेश्चन बैंक तो करना होता नहीं है, वो तो आपने एग्जाम के जो पहले 1 महीने में पूरा लॉ पढ़ाई है एक बार थियरी क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक दोबारा पढ़ना नहीं है। खाली ये सेक्शन टॉपिक्स और केस लॉ का नाम, इसे भी तो रिवाइज करना है यार, क्यों नहीं हो पाएगा, आराम से हो जाएगा। थैंक यू।